सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED के एडिटोरियल क्लास में। ये क्लास को इस तरह से डिज़ाइन करके मैं लाता हूँ कि आपकी ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों नीड्स पूरी हों, है ना। आपके दिमाग से इंग्लिश का डर निकले और कॉन्फिडेंस को आप फील करें। बस यही हम करने वाले हैं आज की क्लास में। हैगलस वीडियो हमारे एडिटोरियल का टाइटल है जो आज हम करने वाले हैं। शुरू करेंगे, बस पूरे फोकस से पूरी वीडियो को एक सिटिंग में देखना। ब्रेक्स में देखोगे ना तो कुछ समझ नहीं पाओगे, थोड़ा लंबा होता है, पर आपको अपना टाइम जो है ना वो तो डेडिकेट करना ही पड़ेगा अगर आपको लैंग्वेज को सीखना है तो। शुरू करेंगे, चलिए आइए। कह रहे हैकलर्स वीटो। देखो ये वीटो वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा महासभा जो होती है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर भी वीटो पावर होती है, जैसे 5 कंट्रीज के पास है। वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब होता है नेगेटिव वोट, है ना। आपने ऐसा वोट डाला है जिसके लिए, किसी काम के लिए आपने नकारात्मक वोट डाला है, भाई ये काम नहीं होना चाहिए, वो पावर वो बोलते हैं, वोटिंग पावर को वीटो। हैकलर कौन होता है? वो आदमी जो आपको हैकल करे। हैकल का मतलब क्या होता है? नाक में दम करना। हैकलर वो आदमी होता है जो आपकी नाक में दम कर दे। प्रोटेस्टर हो, एजिटेटर हो, आपसे डिसिडेंट हो, है ना, आपसे डिसएग्रीमेंट में हो, रेडिकल हो, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो, बैचलर हो, आपके नाक में दम करे, एनोयर हो, आपको चिढ़ाए, मिलिटेंट हो, जो है हथियार उठा ले। मतलब ये सारे वर्ड जो है ना हैकलर के बारे में ही कुछ ना कुछ कहते हैं। कह रहा है ऐसा वीटो हमें देखने को मिला है, नेगेटिव वोट हमें देखने को मिला है जो कि हैकलर का है, किसी पढ़े लिखे, किसी साफ सुथरे अच्छे दिमाग वाले आदमी का नहीं, ऐसे आदमी का जो नाक में दम करने वाला है ना। अब देखते हैं ये हैकलर्स वीटो कहां से आया है, वर्ड क्यों आया है। कह रहा है ऑन विजय सेतुपति's विड्रॉल फ्रॉम मुरलीधरन्स बायोपिक 800। कह रहा हम बात कर रहे हैं ये विजय सेतुपति नाम के एक्टर की जो विड्रॉल हुई है, इसने जो अपने हाथ खींचे हैं मुरलीधरन पे बनने वाली उस फिल्म पे जो थी 800। तो 800 विकेट मुरलीधरन ने लिए। इसके ऊपर एक बायोपिक बनने वाली थी, है ना, इसके ऊपर एक उसकी बायो पे एक पूरी पिक्चर बनने वाली थी। इस पे सेतुपति ने अपना हाथ खींच लिया क्योंकि इसको प्रेशराइज किया गया कि मुरलीधरन के ऊपर आप फिल्म नहीं बनाओगे। तो हैकलर लोगों ने सेतुपति को प्रेशराइज किया, उनका नेगेटिव वोट काम कर गया, उनका वीटो काम कर गया और सेतुपति पीछे हट गया। समझ गए ना हैकलर्स वीटो यहाँ कैसे आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वोकैबुलरी है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हैकलर के सारे वर्ड्स के मीनिंग है ना, मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा स्क्रीनशॉट लेते जाएं जो अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिले। चलो आ जाओ, इसके टाइटल पैराग्राफ से देखने को मिलेगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा फिल्म्स कैन बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म आफ्टर देयर रिलीज बट नॉट स्टैम्ड बिफोर दे आर मेड। कह रहा फिल्म्स है ना, उनको आप सब्जेक्ट टू कर सकते हो, उनको आप नीचे रख सकते हो। अच्छा किसके नीचे रख सकते हो? क्रिटिसिज्म के, बहुत आलोचना के। फिल्म्स की आलोचना आप कर सकते हो, उनको क्रिटिसिज्म के सब्जेक्ट टू रख सकते हो आप, है ना। और कब? उनकी रिलीज के बाद। पहले उनको रिलीज हो जाने दो, फिर उसके बाद उसको क्रिटिसाइज कर दो आप फिल्म को, है ना, अगर आपको गलत लगे। कह रहे लेकिन फिल्म्स कैन नॉट बी स्टैम्ड, फिल्म्स को आप रोक नहीं सकते, फिल्म्स के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकते। और कब? बिफोर दे आर मेड, इससे पहले कि वो बने। कोई फिल्म से आपको प्रॉब्लम है ना तो आप उससे क्रिटिसिज्म करो, खूब क्रिटिसिज्म करो उसके रिलीज होने के बाद, लेकिन फिल्म के बनने से पहले उसके रास्ते में रोड़ा आप नहीं बन सकते। अभी तो वो बनी नहीं है, आपने पहले ही उसको जो है उसका काम ही रोक दिया आपने। तो बस यही हुआ है, इस फिल्म को बनने से पहले ही एक्टर को डरा धमका करके रुकवा दिया गया फिल्म को। समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में फिल्म्स, दूसरा सब्जेक्ट है बिफोर कंजंक्शन के बाद दे। तो यहां पे फिल्म सब्जेक्ट की वर्ब है कैन बी सब्जेक्टेड टू और स्टैमेड, है ना, 2 वर्ब्स हैं। और दे की वर्ब है आर मेड। आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं? देखो कलर भी आ गया है, सब्जेक्ट का ग्रीन, वर्ब का पिंक। तो ये कलर आपको जानबूझ करके मैं दे करके यहां दिखा रहा हूं ताकि सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ के आप सेंटेंस को समझ पाओ। तो पूरे एडिटोरियल में ग्रीन कलर में सभी सब्जेक्ट्स हैं, पिंक कलर में सभी की सभी वर्ब्स हैं। आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे फॉर्मूला को। एक वक्त ऐसा आ जाना चाहिए जब आपको ढूंढना ना पड़े सब्जेक्ट कहां है और वर्ब कहां है, बस वही वक्त है जब आपकी सही में इंग्लिश में जर्नी स्टार्ट होती है। उससे पहले तो आप सिर्फ स्ट्रगल करते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड देखना, स्टैमेड, इसका मतलब क्या होता है? किसी का रास्ता रोकना, ऑफसेट करना, इंपीड करना, स्टोन वॉल करना, हिंडर करना। चारों का मतलब यही है, किसी के रास्ते का रोड़ा बनना, है ना।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वर्ड को आप जिंदगी भर याद रखेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो, है ना। अब आ जाओ इस पे सब्जेक्ट टू नाम की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो ध्यान से, ये सब्जेक्ट टू मैंने आज से 2 महीने पहले खबरी पे करवाया था, 2 महीने पहले। जिन लोगों को याद है उनको मजा आ रहा होगा, जिनको याद नहीं है उनको मैं बता देता हूं यहाँ पे, है ना। जस्ट ए मिनट, अपने उसी पीडीएफ को खोल लेते हैं जहां पे मैंने इसको करवाया था। तो देखो सब्जेक्ट टू है ना, वो बना कैसे है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है वर्ड का, एक तो होता है विषय। आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट हैं, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथ्स है, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है ना। ये होता है विषय। दूसरा होता है चेला। जैसे कोई भी पर्सन जो दूसरे का स्टूडेंट होता है ना, उस स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे प्लेटो वॉज द सब्जेक्ट टू सोक्रेटिस, या सब्जेक्ट ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो सुकरात का चेला था, ठीक है ना। तीसरा इसका मतलब क्या होता है सब्जेक्ट का, किसी के नीचे अधीन होना। ये तब होगा जब सब्जेक्ट के बाद टू लगा होगा। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे लगता है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स जो है ना वो सब्जेक्ट टू है, वो अधीन है मार्केट के रिस्क के। मतलब मार्केट में रिस्क आएगा तो म्यूचुअल फंड भी रिस्क में पड़ जाएंगे। ऐसा मत सोचना, म्यूचुअल फंड पे मार्केट का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए मेरी बात को। इंडियन रेल्स आर सब्जेक्ट टू डिलेस। हमारी भारतीय रेल डिलेज के अधीन है। मतलब ऐसा मत सोचना इस पे डिलेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत दिन तक डिलेज हो जाती है, कभी कभी 2-2 दिन बाद ट्रेन आती है ना। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट टू ग्रेविटी। हर चीज दुनिया में ग्रेविटी के अधीन है, ग्रेविटी के नीचे है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर ग्रेविटी काम ना करे। दीज रूल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। ये सभी के सभी रूल्स कभी भी बिना नोटिस के चेंज हो सकते हैं, चेंज के अधीन है। ऐसा मत सोचना इनमें कभी चेंज नहीं आएगा, आएगा, और जब भी आएगा ना विदाउट नोटिस आ सकता है, आपको बिना बताए आ सकता है। आई थिंक समझ गए होंगे सब्जेक्ट टू कैसे यूज होता है। जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तब आप एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, जब इसको वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तो सब्जेक्टेड टू, है ना, जैसे यहां पे किया हुआ है। फिल्म्स कैन बी सब्जेक्टेड टू, यहां पे पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। देखो ये स्ट्रक्चर्स को आप जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक आपके दिमाग में एक वो रह जाएगा, आपके दिमाग में एक कि भाई होता क्या है ये। बस समझ लेते हो, थोड़ा सा सेंटेंस समझ में आ जाता है, आगे बढ़ जाते हो। आंखें बंद ना करें, इन स्ट्रक्चर्स को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको आज का क्विज दिखा देता हूं अपना। ये आपका क्विज है, 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चंस को आप पहले सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लास्ट में मैं करवाऊंगा। और अगर पूरी वीडियो आप देख रहे हो तो चारों क्वेश्चन को आप खुद भी सोल्व कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर पूरी वीडियो फोकस के साथ देख रहे हो तो चारों क्वेश्चंस खुद भी आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। एक समरी दे देता हूं आपको मैं। देखो मुरलीधरन ने 800 विकेट ली थी टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, मतलब क्रिकेट के अंदर। मुरलीधरन दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो दुनिया के टॉप 3 बॉलर्स में से एक है ना, आज तक के। अब देखो इतनी बड़ी प्रतिभा है, इतना बड़ा टैलेंट है, तो इसके ऊपर मूवी भी बन सकती है। अब ये तमिल लोगों ने एक मूवी बनाने की कोशिश की इस पे, तमिलनाडु के लोगों ने, है ना। अब जैसे ही मूवी की घोषणा हुई, ऐलान हुआ कि मूवी बनेगी, मुरलीधरन से चिढ़ने वाले लोगों ने इस मूवी पर रोक लगा दी। अब उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि श्रीलंका में तमिल्स के साथ बहुत अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। उसके अंदर मुरलीधरन ने वहां की सरकार को गुपे चुपे सपोर्ट किया था। मतलब वहां तो एक तो क्रिटिसाइज नहीं किया सरकार को, दूसरा हल्का फुल्का सपोर्ट भी किया था। कह रहा ऐसे आदमी की बायोपिक हम बनने नहीं देंगे, वो भी तमिलनाडु के अंदर। समझ गए ना। तो एक्टर को डराया, धमकाया इसको, सेतुपति को, और फिल्म बंद करवा दी। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। तमिलनाडु में पहले भी जैसे एक वो आई थी मूवी, कौन सी आई थी वो, मेड्रास कैफे, जॉन अब्राहम की, वो भी वहां रिलीज नहीं होने दी थी। ऐसे एक श्रीलंकन डायरेक्टर की मूवी वहां रिलीज नहीं होने दी थी। बोला तमिलनाडु के लोग अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए मुरलीधरन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस पे जो बायोपिक बन रही है, आर्ट को और पॉलिटिक्स को आप अलग रखें, है ना। अगर आपको मुरलीधरन से चिढ़ है तो आप उस फिल्म को ना देखें, अगर आपको उससे चिढ़ है तो उसकी मूवी को क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसकी मूवी के बीच के रास्ते में रोड़ा कैसे बन सकते हैं आप? कैसे आप एक्टर को डरा धमका सकते हैं? कह रहा है ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। तो बस ये इसकी समरी है। वहां के लोगों को सलाह दे रहा है कि ये जो दादागिरी है, जो गुंडागर्दी है, वो आप ना करें। आज के एडिटोरियल की टोन है, इसको आप बोलेंगे एथिकल, एथिक्स की बात कर रहा है, मॉरल्स की बात है ना। किसी के प्रोफेशनल के रास्ते में आपको नहीं आना चाहिए, जो वो काम करता है उसको करने दें। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। अच्छा, मैं रोज बताता हूं, फिर बता देता हूं। ग्रामर के लिए आपको सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ेगी। ये सब चीजें पढ़ने के लिए, उसके लिए पहले आपको अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। बेस तैयार करने के लिए चैनल के होम पेज पे ग्रामर की प्लेलिस्ट रखी है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कंप्लीट एग्जाम्स बाय वाईटी। बहुत लोगों ने देखा इसको, अपने एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं इसी प्लेलिस्ट के जरिए। आज से शुरू करें, एक वीक में 27 वीडियोस को पूरा करें।
ठीक है ना। इसके नीचे प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस पड़ी हैं जिनको आप मुझे ज्वाइन बटन पे प्रेस करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको प्रीमियम कंटेंट मिलेगा एसएससी और बैंक्स में मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करेंगे एक वीडियो चलेगी, आपको मालूम चल जाएगा क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। अपोजिशन फ्रॉम सेक्शंस ऑफ तमिल्स हैज लेड टू वर्सेटाइल तमिल फिल्म स्टार विजय सेतुपति withdrawing from a planned biopic on the श्रीलंकन बॉलिंग लेजेंड मुथैया मुरलीधरन। कह रहा ऑपोजिशन जो है, विरोध जो है कई सेक्शन से, कई वर्गों से और तमिल्स के कई वर्गों से है ना, ऑफ तमिल्स। कह रहा ये जो ऑपोजिशन है ना, ये लीड टू कर गया है, ये हमें ले गया है और कहां तक ले गया है, एक बहुत ही वर्सेटाइल तमिल फिल्म स्टार के विड्रॉ करने तक। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो अलग अलग तरह के रोल करे, टैलेंटेड हो, अकॉम्प्लिश्ड हो। तो कह रहे एक बहुत ही टैलेंटेड तमिल फिल्म स्टार मिस्टर सेतुपति के विड्रॉ करने तक ले गए हमें ऑपोजिशन। अच्छा, विड्रॉ कहां से किया इन्होंने विड्रॉ किया एक प्लान्ड बायोपिक से, एक पहले से ही प्लान बायोलॉजिकल फिल्म से, है ना, बायोग्राफिकल फिल्म से। अच्छा, किसके ऊपर थी ये? श्रीलंकन बॉलिंग लेजेंड के ऊपर थी जिसका नाम है मुरलीधरन। समझ गए? तो ऑपोजिशन ने इस आदमी को मजबूर कर दिया है कि आप अपनी फिल्म से अपने हाथ खींचो और बोल दो भाई मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगा, मैं इसमें एक्टिंग नहीं करूंगा। आ जाओ वर्ड्स देखने वाले। अपोजिशन सब्जेक्ट वर्ब है हैज लेड टू। सच मान करके बताना, आप अपने दिल से पूछना। अगर आपको ये नहीं पता लगा तो क्या आप ये सेंटेंस को पढ़ सकते हो? क्या नहीं पढ़ सकते। और जैसे ही आपको पता लगा ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, उसके बाद इस सेंटेंस में कुछ नहीं रह जाता सिवाय इन दो वर्ड्स के जो आपने शायद पहली बार सुने होंगे। तो वो डिक्शनरी कर देगी उतना काम तो, है ना। चलो, वर्सेटाइल का मतलब होता है टैलेंटेड, अकॉम्प्लिश्ड, एक एडजेक्टिव है। बायोपिक को मैंने ऐसे तोड़ा है, देखो बायो मतलब बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब जीवनी, है ना, और पिक मतलब पिक्चर। तो ऐसी फिल्म, ऐसी पिक्चर, ऐसी मूवी जो किसी की बायोग्राफी पे बेस्ड हो, दैट इज कॉल्ड अ बायोपिक। समझ गए ना? बायोपिक मतलब किसी की जिंदगी पे बेस्ड एक फिल्म इज कॉल्ड अ बायोपिक, बायोग्राफी प्लस पिक्चर। चलिए, कर ओपोनेंट्स मेनली फ्रॉम द तमिल फिल्म इंडस्ट्री एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन तमिलनाडु क्लेम that Muralidharan had whitewashed genocide by not raising his voice against Sri Lankan state and warned the actor against playing his character, contending that he would only jeopardize his career and alienate his fan following। कह रहा ओपोनेंट जो है ना, जो विरोध प्रदर्शन करता है, जो हैकलर है ना, ओपोनेंट कौन है? ये हैकलर ही है ओपोनेंट। ये कह रहे नाक में दम करने वाले जो ओपोनेंट है, खास करके जो तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री से हैं और कहां से हैं? पॉलिटिकल पार्टी से हैं। कहां की? तमिलनाडु की। कह रहे ये ओपोनेंट जो हैं, हैकलर जो हैं, ये क्लेम करते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि मुरलीधरन ने व्हाइट वॉश किया था। अब ये व्हाइट वॉश करना क्या होता है? आपके घर में दीवारें खराब हो जाती है तो व्हाइट वॉश करवाते हो ना, दिवाली वाली पे, क्रिसमस पे, ईद पे। तो व्हाइट वॉश का मतलब होता है कवर अप करना, किसी चीज का सफाया करना, गलत चीज को साफ करके अच्छा दिखाना, है ना। तो मुरलीधरन ने भी यही किया था, उनका ऐसा क्लेम है। उसने सही ठहराया था, व्हाइट वॉश किया था जिनोसाइड को। जिनोसाइड होता है मास मर्डर्स, है ना, बहुत सारा जो मारना लोगों को होता है उसको कहते हैं जिनोसाइड। तो मुरलीधरन ने सही ठहराया था जिनोसाइड को। और कैसे सही ठहराया था? नहीं रेज करके उसकी आवाज को श्रीलंका की सरकार के स्टेट के खिलाफ। और इन्हीं ओपोनेंट्स ने वॉर्न कर दिया इस एक्टर को, चेता दिया किस चीज के खिलाफ? प्ले करने के खिलाफ उसके कैरेक्टर को। इन्होंने बोल दिया भूल के भी मुरलीधरन मत बन जाना फिल्म के अंदर। अब देखो ओपोनेंट्स ने काम किया कब, ये क्लेम कब किया, ये वॉर्न कब किया? ये इन्होंने किया कंटेंट करते हुए, इस चीज पे जोर देते हुए दैट वो ये कि वो महज जेपरडाइज करेगा, महज खतरे में डालेगा अपने करियर को ये वाला एक्टर, और एलिनेट करेगा, दूर करेगा अपनी फैन फॉलोइंग को, उनको अपने से नाराज करेगा। समझे सेंटेंस को? बहुत लंबा सेंटेंस है, एक बार रिपीट कर देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे तो तभी समझ में आएगा। ओपोनेंट्स जो खास करके इंडस्ट्री से आते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज तमिलनाडु से आते हैं, उन्होंने क्लेम किया कि मुरलीधरन ने सही ठहराया था जिनोसाइड को, नहीं रेज करके अपनी आवाज को श्रीलंका की स्टेट के खिलाफ, है ना। जब इन्होंने जिनोसाइड की थी मुरलीधरन ने कुछ नहीं बोला। और इन्हीं ओपोनेंट्स ने, अब इसकी दूसरी वर्ब आई है वांट, इन्हीं ओपोनेंट्स ने वॉर्न भी किया एक्टर को कि कहीं आप उसका जो कैरेक्टर है प्ले मत कर देना अपनी मूवी के अंदर। अब देखो ये काम किया कब इन्होंने? कंटेंट करते हुए, इस बात को रखते हुए कि वो महज ये एक्टर खतरे में डालेगा अपने करियर को और दूर कर देगा, एलिनेट कर देगा अपनी फैन फॉलोइंग को, सब लोगों को जो इसको प्यार करते हैं। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली वर्ड्स। ओपोनेंट की पहली वर्ब क्लेम, ओपोनेंट की दूसरी वर्ब वांट, है ना, क्लेम और वांट। और ओपोनेंट का प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन कंटेंडिंग।
ओपोनेंट ने 3 काम किए हैं, पहला क्लेम किया है, दूसरा वॉर्न किया है। जब ये दोनों कर रहे थे ना, साइमल्टेनियसली वो कंटेंड कर रहे थे, उसी वक्त वो कंटेंडिंग नाम की वर्ब को भी यूज कर रहे थे। तो ये तीसरा इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है, समझ गए। अब दूसरी चीज, मुरलीधरन की वर्ब है हैड व्हाइट वॉश्ड। तीसरी चीज, ही की वर्ब है वुड ओनली जॉपर्डीज और एलिनेट, है ना, इस तरह से बना हुआ है। वर्ड्स देखते हैं। जिनोसाइड का मतलब होता है मैसेकर, मास मर्डर्स। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है पोग्राम। अच्छा तो इसमें कुछ है नहीं, बस वर्ड पढ़ लेना, पोग्राम। इसको प्रोग्राम से लोग जो कंफ्यूज करते हैं, पोग्राम का मतलब होता है हजारों लाखों लोगों को एक साथ इकट्ठा करके मार देना, पोग्राम, है ना, पोग्राम। चलो, व्हाइट वॉश के सारे सिनोनिम नोट कर लेना। शुगर कोट करना, कंडोन करना, ग्लॉस ओवर करना, मेक लाइट ऑफ करना, कवर अप करना ट्रुथ को, व्हाइट वॉश करना किसी चीज को सही ठहराना, गलत चीज को। जॉपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, टू पुट समथिंग इन डेंजर। इंपेरिल एंड डेंजर दोनों इसके सिनोनिम है। एलिनेट का मतलब क्या होता है, देखो किसी को एलियन बना देना, किसी को अपना जो है अपने से दूर कर देना। जैसे एलियन का मतलब होता है आपसे पराया, है ना, अपने को पराया करना, उसी को कहते हैं एलिनेट करना। इसीलिए इसके सिनोनिम है स्ट्रेंज, किसी को स्ट्रेंज बना देना, स्ट्रेंजर बना देना, स्ट्रेंज। और डिसअफेक्ट, है ना, सबका मतलब यही है, अपने को पराया कर देना, किसी अपने आदमी को जो है अपने से दूर कर देना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो, इट इज अ शेम दैट दीज प्रोटेस्ट हैव प्रिवेंटेड अ टैलेंटेड एक्टर फ्रॉम essaying a role based on the story of Muralidharan, who scaled Himalayan peaks in international cricket through talent and determination. कह रहा है ये शर्मनाक बात है, इट इज अ शेम। क्या भाई, दैट वो ये कि ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये जो धरने प्रदर्शन हैं, इन्होंने प्रिवेंट किया, रोका है एक टैलेंटेड एक्टर को। अच्छा, किस काम से, फ्रॉम लगा के बता रहा है, ऐसे करने से एक रोल को, अटेम्प्ट करने से एक भूमिका को, एक रोल को। अच्छा, कौन सा रोल था, जो बेस्ड ऑन था स्टोरी पे मुरलीधरन की। अच्छा, कौन है मुरलीधरन, जिसने स्केल किया हिमालयन पीक्स को इंटरनेशनल क्रिकेट में। कैसे स्केल किया, जरिए अपने टैलेंट के और अपनी डिटर्मिनेशन के, अपने इरादे के। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ये प्रोटेस्ट एक एक्टर को मुरलीधरन का रोल प्ले करने से रोक रहे हैं, वो मुरलीधरन जिसने हिमालयन पीक्स को, हिमालय की चोटियों को छुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब आ जाओ वर्ड्स देखने वाले। प्रिवेंट के बाद में, रिफ्रेन के बाद में, बैन के बाद में हमेशा आप फ्रॉम नाम का प्रपोजिशन देखेंगे। प्रिवेंट समवन फ्रॉम समथिंग, ठीक है ना, ये जानते हैं आप, प्रिवेंट फ्रॉम। ऐसे करना मतलब, देखो ऐसे एक वर्ब भी होती है, ऐसे एक नाउन भी होता है। नाउन फॉर्म में ऐसे का मतलब होता है निबंध, वर्ब फॉर्म में ऐसे का मतलब होता है दो। पहला ट्राई या अटेम्प्ट करना किसी काम को, दूसरा टेस्ट करना किसी काम की, किसी चीज की जांच करना। तो यहां पे हमने ट्राई या अटेम्प्ट का वाला यूज लिया है। तो ये टैलेंट जो है, टैलेंटेड एक्टर ट्राई नहीं कर सकता, अटेम्प्ट नहीं कर सकता इसके रोल को। स्केल का मतलब होता है नापना, हिमालय की चोटियों को नापा है, मतलब चोटियों को छुआ जाकर के स्केल किया। चलो आगे बढ़ेंगे। आपसे एक सवाल करता हूं मैं, मुरलीधरन के लिए यहां पे हु क्यों लगा, दैट क्यों नहीं लगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो तुमने देखी है, आपको समझ में आई है, आप उसका लॉजिक समझ गए हैं, तो यहां पे आपको 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इस चीज का जवाब देने के लिए। मुरलीधरन के लिए दैट क्यों नहीं लगाया, हु क्यों लगाया, बताना कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। Kerala noting the unfair and unrelenting attacks on Sethupathi to the point of accusing him of being a traitor, Muralidharan appealed to the director to keep out of the biopic. केरल नोट करते हुए, ध्यान देते हुए इन अनफेयर, इन इनजस्टिस वाले और अनरिलेंटिंग, इन बर्बरता वाले अटैक्स को, है ना, नोट करते हुए इन गलत, अनफेयर और बहुत ही विशियस अटैक्स को, अनरिलेंटिंग अटैक्स को, और किसके ऊपर, सेतुपति पे। अच्छा, ये अटैक्स कहां तक आए हैं, टू द पॉइंट ऑफ, उस पॉइंट तक आए हैं जहां पे अक्यूज किया जा रहा है उसको, अक्यूजिंग हिम ऑफ, जहां पे आरोप लगाया जा रहा है उस पे होने का एक ट्रेटर, एक जो है देशद्रोही। कह रहे नोट करते हुए इन अटैक्स को, हुआ क्या, कह रहे ऐसा करते हुए ना मुरलीधरन ने खुद ही अपील कर दिया इस एक्टर को कि आप कीप आउट ऑफ करें, आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो इस बायोपिक के अंदर। मुरलीधरन ने क्या बोला एक्टर को, भाई ये नहीं मानेंगे, तुम अपना करियर मत गंवा देना इन पागलों के पीछे, मेरी फिल्म में तुम काम मत करो, मेरे ऊपर अपने कोई फिल्म जो है बेस्ड मत करो। समझ गए सेंटेंस को। देखो मुरलीधरन ने अपील किया, सब्जेक्ट है मुरलीधरन, अपील है इसकी वर्ब। अच्छा, जब ये अपील कर रहा था उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये नोट भी कर रहा था कि कैसा इसके ऊपर जो है सारे के सारे अटैक्स हो रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन वर्ब है नोटिंग, मेन वर्ब है अपील्ड, सब्जेक्ट है मुरलीधरन। आई थिंक अब समझ गए होंगे, है ना। आ जाओ इसमें देखने वाली चीजें। अनरिलेंटिंग, देखो रिलेंट का मतलब होता है सरेंडर करना। अनरिलेंटिंग हर वो चीज है जो सरेंडर ना करे।
जो रेलेंटलेस हो, जो अनफॉरगिविंग हो, जो फॉरगिव भी ना करे, जो अनयील्डिंग हो, जो मर्सीलेस हो, जो क्रूअल हो, जो विशियस हो, है ना। सबका मतलब होता है बहुत ही क्रूर, बहुत ही निर्दयी, बहुत ही बर्बरतापूर्ण, बहुत ही ऐसी चीज जो बिल्कुल भी मर्सी ना दिखाए। तो ऐसे ही अटैक, अनरिलेंटिंग अटैक सेतुपति पे हो रहे हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अक्यूज के बाद हमेशा ऑफ आएगा, अक्यूज समवन ऑफ समथिंग, है ना। कीप आउट ऑफ, इस फ्रेजल वर्ब को देखें, टू अवॉइड बीइंग इन्वॉल्व विद समथिंग, किसी चीज से इन्वॉल्व होने का अवॉइड करना। समझ गए मेरी बात को। जैसे चिल्ड्रन शुड कीप आउट ऑफ मिशीव्स, बच्चों को अवॉइड करना चाहिए इन्वॉल्व होने का मिशीव्स में, बच्चों को शरारतें नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड कीप आउट ऑफ मिशीव्स। कीप आउट ऑफ दिस, इट इज नन ऑफ योर कंसर्न, इस काम से इन्वॉल्व ना हो, कीप आउट ऑफ करें, इस काम के अंदर अपने आप को शामिल ना करें, आपके इट इज नन ऑफ योर कंसर्न, आपका कोई भी इसके अंदर जो ना टांग ना फंसाएं, आपका कोई कंसर्न नहीं है। समझ गए ना। तो कीप आउट ऑफ, टू बी, टू अवॉइड बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग। समझ गए, सिंपल सी फ्रेजल वर्ब है, नोट करें इसको। आ जाओ, खास जानबूझ के सेंटेंस लिख करके लाता हूं, अगर तुम अपने नोट्स में इन सेंटेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो तुम आधा ही काम कर रहे हो। मुझे तो आता है, उसके बाद भी मैं लिख करके लाया हूं, आपको नहीं आता, उसके बाद भी आप नहीं लिखते हो, तो देख लो किसके एफर्ट्स में क्या कमी है ना। चलो आ जाओ। द अल्टीमेट डिसीजन may have been Muralitharan's own, but it is quite clear that Sethupathi dropped the idea only after the onslaught. कह रहा आखिरी डिसीजन जो है ना वो हो सकता है होगा, may have been, और किसका? मुरलीधरन का खुद का। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, इट इज क्वाइट क्लियर कि सेतुपति जो है ना उसने ड्रॉप किया इस आइडिया को महज बाद में उस ऑनस्लॉट के, उस बड़े से इसके ऊपर जो अटैक हुआ उसके। तो कह रहा मुरलीधरन ने जो बोला इसको कि भाई आप इन्वॉल्व ना हो, तो ये तो मुरलीधरन का खुद का डिसीजन है, अल्टीमेट डिसीजन है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि सेतुपति ने जो ये आइडिया ड्रॉप किया था, ये सारा का सारा इस डर के मारे किया था जब इसके ऊपर अटैक होने लगे। समझ गए। ऑनस्लॉट वर्ड को देखें, अटैक, असॉल्ट को बोलते हैं ऑनस्लॉट। ऑन नाम के एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हैं, इससे पहले एक पजेसिव आपको लगाना पड़ेगा। अगर मुरलीधरन्स तो मुरलीधरन्स का पजेसिव आएगा, अगर नहीं तो इसका हिज ऑन, है ना। मान लो मुरलीधरन कहीं आ गया तो पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा। मतलब ऑन नाम के एडजेक्टिव को कभी भी बिना पजेसिव के आप यूज नहीं करेंगे। आज के ग्रामर रूल में, ग्रामर वाले क्विज में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। द फिल्म्स मोशन पोस्टर रिलीज्ड रिसेंटली हैड इवोक्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशन अमॉन्ग सिनेमा एफिशिएंटोस, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एक्टर्स हाईली कन्विंसिंग रिसेम्बलेंस टू द क्रिकेटर। कह रहा फिल्म का जो मोशन पोस्टर है ना, जो रिलीज हुआ रिसेंटली, इसने जगा दिया था बहुत सारी एक्सपेक्टेशन को सिनेमा के एफिशिएंटोस में, सिनेमा के प्यारों में। जो लोग सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं इस पोस्टर को देखते ही बहुत खुश हो गए थे, खास करके क्योंकि एक्टर की बहुत ही हाईली कन्विंसिंग रिसेम्बलेंस है, हाईली कन्विंसिंग उसकी सिमिलैरिटी है इस क्रिकेटर के साथ। तो ये एक्टर क्रिकेटर जैसा दिखता भी है, साथ में बहुत ही टैलेंटेड भी है। तो दोनों ही चीजें इनको देखी ना जब, जैसी सिनेमा एफिशिएंटोस ने, वो बड़े खुश हो गए, उनमें बहुत एक्सपेक्टेशन इवोक हो गई पोस्टर को देखते ही। आ जाओ देखने वाले वर्ड्स। इवोक का मतलब होता है जगना या जगाना। एफिशिएंटो होता है जो लोग बहुत शौकीन हो, एंथुजियास्ट हो, डिवोटी हो, फॉन्ड ऑफ हो। देखना फॉन्ड ऑफ, है ना, फॉन्ड ऑफ, या बोल सकते हैं एडमायरर, एडमायरर, ठीक है ना। तो एफिशिएंटो का मतलब होता है ये सारे के सारे लोग जो किसी चीज के एफिशिएंट हो। जैसे आई एम ए सिगार एफिशिएंटो, तो मैं सिगार बहुत पसंद करता हूं। यू आर अ फिल्म एफिशिएंटो, आप सिनेमा बहुत पसंद करते हैं, ठीक है ना, एफिशिएंटो। रिसेम्बलेंस मतलब होता है सिमिलैरिटी, जब दो चीजें रिसेम्बल करती हैं तो वो सिमिलर होती हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं, सेम्बलेंस क्या होता है? व्हाट इज सेम्बलेंस? चलो बता देता हूं, पूछूंगा क्या। सेम्बलेंस और रिसेम्बलेंस में बहुत फर्क होता है। ये एक नेगेटिव वर्ड है, रिसेम्बलेंस एक पॉजिटिव वर्ड है। सेम्बलेंस का मतलब होता है किसी चीज के होने जैसा दिखावा करना, दिखावा करना। रिसेम्बलेंस में रियल सिमिलरिटी होती है, जैसे माँ और बेटी में शक्ल मिलती है तो दे बोथ रिसेम्बल ईच अदर। पर अगर आप सेम्बलेंस कर रहे हो ना किसी काम के लिए, तो आप उस काम के लिए दिखावा कर रहे हो, वास्तव में आप वैसे नहीं हो, ठीक है ना। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, प्रिटेंस, नाटक करना, दिखावा करना है, नाटक करना, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वर्ड है, रिसेम्बलेंस पॉजिटिव वर्ड है। चलो आगे आ जाओ आगे। कह रहे अप्रोप्रिएटली नेम्ड 800 in celebration of the number of test wickets the bewitching off spinner bagged. The biopic appears to aim at showcasing his rise in the backdrop of violent ethnic conflict that shook Sri Lanka for 3 decades.
कह रहे सही जो जिसको नाम दिया गया 800 सेलिब्रेशन में, और किसके सेलिब्रेशन में, उसके नंबर ऑफ विकेट्स के टेस्ट के अंदर, जो कि इस बी विचिंग, जो कि इस मंत्रमुग्ध करने वाले, जो कि इस हाईली अट्रैक्ट करने वाले ऑफ स्पिनर ने बैक की थी, क्लेम की थी। तो कह रहा सही तरीके से नाम दिया है जिस फिल्म को जिसके सेलिब्रेशन में 800 विकेट के। कह रहे ये जो बायोपिक है ना, ये अपीयर होती है एम करती हुई दिखाने पे, शोकेस करने पे उसके राइज को, इस आदमी के चढ़ाव को, चढ़ाई को। और कैसी चढ़ाई, जो आई है भूमिका में, बैकड्रॉप में एथनिक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की। ऐसा वायलेंट, ऐसा आक्रामक और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, वहां पे झगड़ा था जो एथनिसिटी से रिलेटेड था, रेशियस से और जो है कल्चर से रिलेटेड था। कह रहे ये वो कॉन्फ्लिक्ट था जिसने हिला करके रख दिया श्रीलंका को 3 डेकेड्स के लिए, 3 दशकों के लिए। एक बार रिपीट कर दे। कह रहे सही नाम दिया गया जिसको 800, और कैसे दिया गया, सेलिब्रेशन में नंबर ऑफ टेस्ट विकेट के जो इस ऑफ स्पिनर ने बैक की या क्लेम की। और ऑफ स्पिनर कौन है, बी विचिंग है। आपको मंत्रमुग्ध कर लेगा, आपका ध्यान ही नहीं हटेगा इसके क्रिकेट के ऊपर से, इतना बड़ा ऑफ स्पिनर है। कह रहे सही जिसको नाम दिया गया है ना, ये वही बायोपिक है जो अपीयर होती है इस नाम वाली। और क्या अपीयर होती है, एम ऐड करती हुई, शोकेस करने पे, दिखाने पे इस आदमी के राइज को, मुरलीधरन कैसे ऊपर आया है ना। और आया कब, बैकड्रॉप में, उस भूमिका में, उस परिदृश्य में, उस सीनरी में जो कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की थी, वायलेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की। ऐसे लड़ाई झगड़े जो कि रेस के आधार पर हो रहे थे। और ये वो कॉन्फ्लिक्ट थे जिन्होंने श्रीलंका को 3 दशक तक हिला करके रख दिया। समझ गए आप सेंटेंस को। आ जाओ इसमें देखने वाले वर्ड्स। बी विच, विच का मतलब क्या होता है, चुड़ैल। बी मतलब होना। चुड़ैल आपके ऊपर जादू कर देगी तो कैसा हो जाओगे आप, बी विच हो जाओगे, मतलब अट्रैक्ट हो जाओगे उसकी तरफ, आप उसके लिए मैस्मराइज हो जाओगे, मंत्रमुग्ध हो जाओगे, एन्चेंटिंग हो जाओगे, एंथ्रॉलिंग हो जाओगे। समझ गए ना। बी विचिंग हर वो चीज होती है जो आपको अपने वश में कर ले। इसके लिए एक वर्ड हो रहा है चार्मिंग, है ना, बहुत चार्म, जिसमें बहुत चार्म हो, आपको चार्मिंग जो लगे। तो ये चार्मिंग था ऑफ स्पिनर, बीविचिंग था, अट्रैक्ट करने वाला था, मेस्मराइजिंग था, एथनेटिक था, एंथ्रॉलिंग था। आप इनके सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है अगर आप इस तरह से समझेंगे तो। अच्छा देखो, ये बैग और ये बैग में फर्क होता है। ये बैग होता है बस्ते वाला बैग, है ना, थैले वाला बैग। ये बैग होता है भीख मांगने वाला बैग। अगर आप बैग करते हैं तो आप किसी से भीख मांग रहे हैं या कोई चीज मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, बैग कर रहे हैं। आप किसी से मर्सी भी बैग कर सकते हैं ना, आप उससे माफी की भीख भी मांग सकते हैं। और बैग का मतलब होता है क्लेम करना, अपने बस्ते में, अपने थैले में किसी चीज को डाल लेना। आई बैग्ड 3, दिस मूवी बैग्ड 3 ऑस्कर्स। इस मूवी ने क्लेम किए 3 ऑस्कर्स। समझ गए ना। तो यहाँ पे BAG वाली बैग नाम की वर्ब यूज करेंगे, ना कि भीख मांगी इसने ऑस्कर की बैग वाली। चलो समझ गए होंगे, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। एथनिक रिलेटेड टू रेस और कल्चर, है ना, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। कह एक्सपोनेंट्स ऑफ आर्ट बीइंग काउड डाउन बाय प्रोटेस्ट इज नॉट न्यू टू तमिलनाडु। कह रहा आर्ट के जो एक्सपोनेंट्स हैं, आर्ट के लिए जो सपोर्टर हैं, कला के जो एडवोकेट हैं, उनका काउ डाउन होना, उनका बुरे तरीके से डराया धमकाया जाना ताकि वो मान जाए, ताकि वो डर जाए, है ना। कह रहा उनका काउ डाउन होना ना प्रोटेस्ट के द्वारा, वो बिल्कुल भी नया नहीं है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आर्ट के एक्सपोनेंट्स का बहुत बार काउ डाउन हुआ है। उनको कई बार फोर्स के जरिए डरा धमका करके उनकी फिल्मों को, उनके आर्ट के प्रोजेक्ट्स को रुकवाया गया है। समझ गए। ये सेंटेंस बहुत निराला है, ध्यान से देखना। एक्सपोनेंट आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये सारे इसके सिनोनिम है एक्सपोनेंट के, सपोर्टर, एडवोकेट, प्रोपोनेंट, डिफेंडर। आपका जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, वो है बीइंग नाम का जीरेंट। समझ रहे हो। जैसे ये 2 सेंटेंस देखो, आई जोकिंग विद हर इज नथिंग सीरियस। मेरा उसके साथ जोक करना बिल्कुल भी कुछ भी सीरियस बात नहीं है, मैं उसके साथ जोक करता रहता हूं। तो जोकिंग जो है ना, वो है सब्जेक्ट और इज है इस जीरेंट की वर्ब। वैसे ही यहाँ पे बीइंग सब्जेक्ट है और इज जो है इस जीरेंट की वर्ब, है ना। वैसे ही देखो, दे बीइंग और एनिमी इज एन ओल्ड एज स्टोरी। उनका हमारा दुश्मन होना एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है। तो बीइंग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और इज आपकी यहाँ पे वर्ब है। अब देखो दोनों सेंटेंस गलत हैं। अगर ये जीरेंट सब्जेक्ट है तो जीरेंट का सब्जेक्ट भी होता है, ये जीरेंट सब्जेक्ट बन गया सेंटेंस का। इससे पहले जो नाउन प्रोनाउन आया वो जीरेंट का सब्जेक्ट है, और जीरेंट का सब्जेक्ट हमेशा किस में होता है, पजेसिव फॉर्म में होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, पजेसिव फॉर्म दे की देयर और आई की माय। तो माय जोकिंग विद हर इज नथिंग सीरियस, देयर बीइंग और एनिमी इज एन एज ओल्ड स्टोरी। ये आपने मेरे साथ जीरेंट की वीडियो में डिटेल में सीखा था कि जीरेंट का सब्जेक्ट हमेशा पजेसिव में होता है।
समझ गए ना, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा रहा हूं, इस तरह से आपको समझना चाहिए कि यहां एक्सपोनेंट्स का भी पॉजिटिव होना चाहिए था, एस के बाद में एक अपॉस्ट्रोफी लगना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी एरर है इसमें, पर बहुत ही डेलिकेट एरर है, ज्यादातर लोग इसको समझ भी नहीं सकते, ये एडिटर भी गलती करता है बहुत बार। ये काउ डाउन नाम की वर्ब को यूज कर लेना, मैंने इसको 2 सेंटेंस में यूज भी करके दिखाया है। स्मॉलर बॉयज वर काउड डाउन बाय बुलीज इन द क्लास। छोटे बच्चे जो हैं डराए धमकाए गए थे, फोर्स का यूज करके उनको फ्राइटन किया गया था, उनको सबड्यू किया गया था, सरेंडर करवाया गया था बुलीज के द्वारा क्लास के अंदर। बुलीज कौन होते हैं? जो सबको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। तो परेशान करने वालों ने जो छोटे कद के बच्चे थे उनको बहुत ही क्लास में डराया धमकाया, उनको काउ डाउन किया। देखो मैं लिख करके तो बहुत सारी चीजें लाता हूं, आपको मैं ट्रांसलेशन से ज्यादा देने की कोशिश करता हूं, पर अगर इसका फायदा नहीं उठा रहे हो, आप सिर्फ ट्रांसलेशन ले रहे हो, तो आधा ही काम कर रहे हो आप। पूरा फायदा उठाएं इसका, जो सब कुछ मैं लिख करके नोट्स में लाया हूं, ठीक है ना। करे द रियल प्रॉब्लम इन द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर इंटॉलरेंस प्रिवेलिंग ओवर आर्टिस्टिक वेंचर्स इज दैट एन ओल्ड चेस्टनट इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स, द आइडिया दैट एवरी तमिल शुड पास ए तमिल नेशनलिस्ट टेस्ट has been resurrected to stymie this project too। एक सेंटेंस को अगर पढ़ना है ना, तो बीच में यहां से लेकर के यहां वाला हम अलग करेंगे, ताकि इस सेंटेंस को हम पढ़ पाएं, फिर लास्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाइफन से पहले और हाइफन के बाद वाला छोड़ देंगे। कह रहे जो सही प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम, इस लेटेस्ट एग्जाम्पल में, सबसे बड़े जो है उदाहरण में, जो है पॉपुलर इंटॉलरेंस का, जो पॉपुलर पब्लिक की असहिष्णुता का, इनटॉलरेंस का, ठीक है ना। पब्लिक वहां पे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती है कि उनके खिलाफ कोई भी फिल्म बन जाए। कह रहे जो रियल प्रॉब्लम है पॉपुलर इंटॉलरेंस की, वो इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम जो प्रिवेल ओवर करती है, जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है आर्टिस्टिक वेंचर्स के ऊपर, आर्ट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर। कह रहे वो रियल प्रॉब्लम क्या है? इज, वो यहां बताएगा इज, वो है एक बहुत ही पुराना एज ओल्ड चेस्टनट। इसका मतलब होता है एक घिसी पिटी पुरानी स्टोरी। कह रहा वो एक घिसी पिटी पुरानी स्टोरी है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, जिसको रेजरेक्ट किया जा चुका है, जिसको फिर से जान फूंकी जा चुकी है, स्टैमी करने के लिए, रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट को भी। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? तमिलनाडु में एक पुरानी घिसी पिटी कहानी है, ओल्ड चेस्टनट है, कि वो चेस्टनट ये है जो जिसको अभी हमने जगा दिया है, रेजरेक्ट कर दिया है, और वो हर आर्ट के प्रोजेक्ट को रोक देता है। अब बीच में बता रहा है वो चेस्टनट, वो घिसी पिटी पुरानी स्टोरी क्या है? कह रहा वो ये है द आइडिया, ये आइडिया कि हर तमिल को पास करना चाहिए, शुड पास एक तमिल नेशनलिस्ट टेस्ट को, तमिल देशभक्ति के एक जो है ना इम्तिहान को। तो हर तमिलनाडु में घिसी पिटी स्टोरी यही है पॉलिटिक्स में, कि अगर आप तमिल पर्सन हो तो तमिल नेशनलिस्ट टेस्ट को आपको पास करना है, हमेशा अपने आप को तमिल लोगों के लिए देशभक्त बताना है। तो ये एक पुरानी घिसी पिटी स्टोरी को, इस स्टोरी को फिर से रेजरेक्ट किया गया है, ताकि इस प्रोजेक्ट को भी स्टैमी कर सकें। समझ गए ना? आ जाओ इसमें देखने वाली चीजें। प्रॉब्लम की वर्ब है इज, ओल्ड चेस्टनट की वर्ब है हैज बीन रेजरेक्टेड। रेजरेक्ट करना मतलब रिवाइव करना, रिवाइटलाइज करना, रिससिटेट करना, किसी में जान फूंकना। जीसस को रेजरेक्ट किया गया था, उनके अंदर मतलब जीसस जो है फिर से पैदा जिंदा हो गए थे ना, उनको पहले सूली पे चढ़ाया गया, फिर उनको रेजरेक्ट किया गया। तो रेजरेक्शन वर्ड को वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर से जान फूंकना, रेजरेक्ट करना। स्टेमी आप जानते हैं, पहले देख चुके हैं। प्रिवेल करना मतलब एग्जिस्ट करना। वेंचर का मतलब है प्रोजेक्ट, एफर्ट, एडवेंचर। कोई भी आप काम करते हो ना, कोई वेंचर होता है ना। हर वो काम जिसमें एफर्ट्स लगे, जिसमें रिस्क हो, दैट थिंग इज कॉल्ड एन अवेंचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड चेस्टनट को नोट कर लेना, अब पुरानी स्टीरियोटाइप्ड ओल्ड स्टोरी है ना। आगे कह रहे मद्रास कैफे, अ हिंदी फिल्म कुड नॉट बी स्क्रीन्ड इन द स्टेट आफ्टर अपोजिशन टू इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ लिटे। कह रहे मद्रास कैफे जो कि एक हिंदी फिल्म थी, वो स्क्रीन नहीं की जा सकी स्टेट में, विरोध, धरने, प्रदर्शन, अपोजिशन के बाद। और जो इसके किसके लिए था अपोजिशन? इसके पोर्ट्रेयल के लिए था, लिट्टे के लिए। जो लिट्टे को इसमें पोर्ट्रे किया गया था, किसी आदमी को प्रभाकरण बना करके इस फिल्म में डिमॉन्स्ट्रेट एग्जिबिट किया गया था, उस वजह से इस फिल्म को इन्होंने स्क्रीन ही नहीं होने दिया तमिलनाडु में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक रियलिटी है तमिलनाडु की, जिससे ये मुंह फेरने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मतलब हम लिट्टे से रिलेटेड कोई लिटरेचर भी नहीं पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कोई फिल्म भी यहाँ रिलीज नहीं होने देंगे, है ना। इतनी नफरत करते हैं हम लिट्टे से। In 2008, a Sri Lankan producer was forced to give up his footage while he was in Chennai to process his film at a studio। 2008 में एक श्रीलंकन प्रोड्यूसर को फोर्स किया गया, श्रीलंका के प्रोड्यूसर को उसको जबरदस्ती किया गया, धमकाया गया, काउ डाउन किया गया कि वो गिव अप कर दे, छोड़ दे अपनी फुटेज को, जब वो एक चेन्नई में था। क्यों? प्रोसेस करने के लिए उसकी फिल्म को एक स्टूडियो के अंदर।
तो श्रीलंका से वो आया था फिल्म को शूट करके, चेन्नई में एक स्टूडियो के अंदर उसको एडिट करवा रहा था रिलीज से पहले। तो वहां पे लोगों ने आकर के उसकी फुटेज उससे ले ली, पूरी फिल्म उसकी 1 साल 2 साल की मेहनत जो थी उससे गिव अप करवा दिया। तो ऐसा श्रीलंका के प्रोड्यूसर से भी 2008 में ये काम ये वाला कर चुके हैं ये तमिल लोग, ठीक है ना। गिव अप का मतलब है मतलब किसी से कोई चीज जो है सरेंडर करवा लेना, गिव इन कर देना, यील्ड कर देना, या किसी से कोई चीज ले लेना जबरदस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई हेट की बात नहीं है, यहाँ पे एक मेंटालिटी की बात है कि तमिलनाडु की मेंटालिटी कैसी है ना। लोग तो वैसे ही हैं वो अपने जैसे ही, पर वहाँ का कल्चर इस तरह का है कि वो लिट्टे से रिलेटेड कोई चीज़ को पसंद नहीं करते। तो एज ए विलन ना देखें, उनके कल्चर में इस खामी को देखें। करे सम ऑफ दोज हु डिमांडेड दैट सेतुपति विड्रॉ फ्रॉम द बायोपिक हैव emphasized that they were merely making an appeal to him given his past political views in favor of causes that resonate with the people of Tamil Nadu। कह रहे कुछ वो लोग, सम ऑफ दोज, कुछ वो लोग जिन्होंने डिमांड किया कि सेतुपति विड्रॉ करे अपने इस बायोपिक से, जिन्होंने मांगा कि सेतुपति हाथ खींचे इस फिल्म से, कह रहे उन लोगों ने ना सम ऐसा एम्फसाइज कर चुके हैं, वो ऐसा कह चुके हैं कि वो खाली खाली मेक कर रहे थे एक अपील, वो एक रिक्वेस्ट कर रहे थे खाली इस आदमी को, इस एक्टर को, टू हिम। करे क्यों? दिया गया देखते हुए उसके पास पॉलिटिकल व्यूज को जो फेवर में थी उन कॉजेज के जो बिल्कुल रेजोनेट विद होते हैं, बिल्कुल हिसाब से हैं तमिलनाडु के पीपल के। तो कुछ लोगों ने क्या बोला, हमने किसी को भी जो है ना काउ डाउन नहीं किया है, किसी को भी हमने प्रेशर में नहीं लाया है, हमने सिर्फ एक्टर से अपील किया है कि आप जो है इस फिल्म से अपने हाथ खींच लें, क्योंकि ये एक्टर ऐसा एक्टर है जो पहले भी हमारे तमिलनाडु के लोगों को सपोर्ट कर चुका है, रेजोनेट विद करता है हमारे लोगों के साथ। समझ गए? आज जो सेंटेंस में देखने वाली चीजें, हु की वर्ब है डिमांडेड, सेतुपति की वर्ब है विड्रॉ। सेतुपति सिंगुलर है, वर्ब विड्रॉ है, पीछे एस नहीं आ रहा, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये सही है क्योंकि यहां पे डिमांड नाम की वर्ब पड़ी है। आपने प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड मेरे साथ पढ़ा है बहुत बार। अगर ऑर्डर, विश, डिमांड, सजेशन, ऐसे 4 तरह के दिखाने वाले मूड को दिखाने वाले वर्ड्स आ जाएं मेन क्लॉज के अंदर, तो दैट के बाद जो सब्जेंटिव क्लॉज आएगा, जो बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा सब्जेंटिव मूड के अंदर, उसको आपको रखना है। मतलब दैट के बाद में जो भी वर्ड आए, जो भी वर्ब आए, उसको आपको बेयर इन्फिनिटिव में लेना है। जैसे वी सजेस्टेड दैट शी वर्क हार्डर, हमने सजेस्ट किया, अब देखो सजेस्ट वर्ड आ गया, अब दैट के बाद क्या लिखूंगा मैं, शी वर्क्स हार्डर होना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि सजेस्ट वर्ड आया ना तो यहां पे वर्क आएगा, वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव आएगा, शी के हिसाब से आपको वर्ब नहीं लगानी है। समझ गए ना? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ईएस के, इसी को कहते हैं सब्जेंटिव मूड। एक काम करें, आज के क्विज में क्वेश्चन भी है, वही मैं सॉल्व करवाऊंगा। आप इस पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएं सब्जेंटिव मूड में, हिंदी से इंग्लिश में। बॉस ने मनीषा को ऑर्डर दिया कि वो वक्त पर अपना काम पूरा करे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें सब्जेक्टिव मूड को यूज करके। लास्ट में मैं आपको करवाऊंगा, डालना कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को ट्रांसलेट करना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजोनेट विद का मतलब होता है हिसाब से होना, एको करना, रिसाउंड करना। जब आपकी और मेरी बात मिलती है तो हमारी बातें आपस में रेजोनेट विद करेंगी। करो वेदर इट वॉज एन अपील और ए थ्रेट, इट इज ए नो ब्रेनर दैट प्रेशर वॉज ब्रॉट टू बेयर ऑन द आर्टिस्ट टू गिव अप हिज प्रोफेशनल डिसीजन। कह रहे चाहे ये एक अपील हो, चाहे ये एक थ्रेट हो, ये बिल्कुल भी नो ब्रेनर है। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें दिमाग लगाया जाए, इट इज नो ब्रेनर, ये साफ साफ है। दैट वो ये कि जो प्रेशर है ना उसको लाया गया था बेयर करने के लिए, लाया गया था बोझ डालने के लिए आर्टिस्ट के ऊपर कि वो गिव अप कर दे अपने प्रोफेशनल डिसीजन को। तो कह रहे चाहे अपील हो चाहे धमकी हो, हमारे को इस चीज को समझने में कोई भी ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है कि आर्टिस्ट को प्रेशराइज तो किया गया है कि वो फिल्म से अपने हाथ खींचे। नो ब्रेनर समझ लेना, जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े, नो ब्रेनर होता है। कह रहा एज फॉर मुरलीधरन्स पॉलिटिकल व्यूज, इट मे बी दैट सम ऑफ हिज रिमार्क्स वर सीन एज सपोर्टिंग द श्रीलंकन आर्मीज ट्रायम्फ ओवर लिटे और क्वेश्चनिंग द ट्रूथ बिहाइंड द ग्रीफ ऑफ द मदर्स ऑफ द डिसअपीयर्ड थाउसेंड। कह रहा मुरलीधरन की पॉलिटिकल व्यूज की अगर बात करें, एज फॉर द मुरलीधरन्स पॉलिटिकल व्यूज, तो कह रहा ये हो सकता है, इट मे बी दैट वो ये कि सम ऑफ हिज रिमार्क्स, कुछ एक उसके जो रिमार्क्स है ना वर सीन, उनको देखा गया था। और कैसे देखा गया था कि वो सपोर्ट करते हैं श्रीलंका की ट्रायम्फ को, वहां की आर्मी की जीत को लिटे के ऊपर, और जो है वो क्वेश्चन करते हैं उस ट्रुथ को जो है बिहाइंड, पीछे, उस दुख के, ग्रीफ के, उन माओं के जो है उन हजारों डिसअपीयर्ड की
उन हजारों लोगों की, बच्चों की जो डिसअपियर हो गए थे इस जंग के अंदर। तो मतलब मुरलीधरन की पॉलिटिकल व्यूज की बात करें तो हो सकता है आप उनको ऐसा देखें कि मुरलीधरन वहां की सरकार को सपोर्ट करता है और उन माओ के जो ना ग्रीफ को क्वेश्चन भी करता है कि ये माएँ झूठ बोल रही हैं, इतने बच्चे जो हैं नहीं गायब हुए इस पूरी जंग के दौरान। तो मुरलीधरन अपनी सरकार को सपोर्ट करता है, लिट्टे को गलत ठहराता है, तमिलनाडु के लोगों को पसंद नहीं आता है। तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे मारे गए थे, मुरलीधरन कहता है हो सकता है ना भी मारे गए हो। तो कह रहा है ये बात मान ली हमने, मुरलीधरन ऐसी बातें जरूर करता है। कह रहा हाउएवर देयर इज नो रीजन टू रन डाउन हिज मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स इन चोजन स्पॉट। हालांकि इस बात के लिए कोई रीजन नहीं है हमारे पास कि हम रन डाउन करें, कुचल डालें, पूरी तरह खत्म कर दें, क्रिटिसाइज करें किसको, उसकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को उसके खुद के चोजन स्पॉट में। तो कह रहे मान लिया उसकी पॉलिटिकल व्यूज ऐसी हैं, मान लिया तमिलनाडु के लोगों को पसंद ये नहीं आती हैं, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मुरलीधरन को हम क्रिटिसाइज करेंगे उस काम के लिए जो काम उसने क्रिकेट के अंदर किया है। उसके लिए क्रिटिसाइज करने का कोई रीजन हमारे पास नहीं है। रन डाउन करना होता है किसी को कुचल देना, बहुत ही क्रिटिसाइज करना, बिलिडर करना, डेनिग्रेट करना, है ना। फिजिकली किसी को गाड़ी से कुचलेंगे तो भी रन डाउन कर रहे हैं, बातों से कुचलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो भी रन डाउन कर रहे हैं। मॉन्यूमेंटल मतलब जो मॉन्यूमेंट जैसी हो, बड़ी बड़ी हो। कह रहा एंड नथिंग प्रिवेंट्स एनी डिट्रैक्टर फ्रॉम क्वेश्चनिंग द फिल्म्स मोटिव और कंटेंट आफ्टर इट रिलीज। कह रहा और कोई भी चीज प्रिवेंट नहीं करती है किसी भी डिट्रैक्टर को, किसी भी अपोजर को, किसी भी क्रिटिसाइजर को क्वेश्चन करने से, सवाल उठाने से फिल्म के मोटिव पे और कंटेंट पे इसकी रिलीज के बाद। कह रहा आप करो ना जितना करना है, रिलीज होने दो, इसको सवाल उठाओ उस फिल्म पे कि गलत कंटेंट है, इसमें गलत तरीके से दिखाया गया है। कोई भी चीज किसी भी डिक्टेटर को क्वेश्चन करने से प्रिवेंट नहीं करती है, डेमोक्रेसी है, आप यहां पे क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन रिलीज तो होने दो। कह रहा इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द हैकलर्स वीटो हैज प्रिवेल्ड। बड़ी ही शर्मनाक बात है, अनफॉर्चुनेट बात है कि हैकलर की जो वीटो है, जो यहाँ पे अपोजर है उनकी नेगेटिव वोटिंग है, उसने प्रिवेल कर दिया है, फिल्म को बनने से ही रोक दिया गया है। समझ गए ना, प्रिवेल का मतलब होता है एग्जिस्ट करना या जीत जाना। तो इनकी वीटो एग्जिस्ट करती है और इनकी वीटो जीत भी गई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। थोड़ा लंबा था आज का आर्टिकल, अब चलते हैं फटाफट से इसके क्विज के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, है ना। आ जाओ। द डिफेंस लॉयर्स क्लेम्ड दैट द प्रिजनर्स डैश टू क्रूअल एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एंड सजेस्टेड द जज दैट एवरी इनमेट डैश फेयर एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। तो यहां पे पहले में आपको इन चारों में से एक डालना है, सब्जेक्ट टू में से, और दूसरे में आपको इन चारों में से एक डालना है, गेट, बी गिवन, शुड गेट और गेट में से। अब ध्यान देना, डिफेंस लॉयर ने क्लेम किया कि प्रिजनर्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू थे क्रूअल और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट के। अब मुझे बताओ, अगर ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, क्लेम देखो क्लेम रहा है ना, अगर ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, मेन क्लोज पास्ट में है, तो क्या सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में हो सकता है? नहीं हो सकता। आपने टेंस की वीडियो मेरे साथ पढ़ा है, जिस टेंस को आप कंटिन्यू कर रहे हैं पास्ट में खास करके, उसको आप पास्ट में ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे आर सब्जेक्ट टू तो आ ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया, समझ गए ना। मेन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज को भी आपको पास्ट में ही रखना है, तो आर सब्जेक्ट टू तो गलत है, तो सी तो आपका आंसर है ही नहीं। अब देख लो, या तो वो वर्ड सब्जेक्ट टू है, या वर्ड सब्जेक्टेड टू है, या वर्ड सब्जेक्ट टू है। अब देखो दूसरे में क्या देखते हैं, डिफेंस लॉयर्स ने क्लेम्ड, ऐसा सजेस्ट भी किया, जज को ऐसा कहा भी कि हर इनमेट को, अब बताओ यहां क्या आएगा, सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के बाद दैट देखा, सजेस्ट के बाद दैट देखा, तो मतलब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर हो गया। सजेस्टेड के बाद में यहां पे बेयर इंफिनिटिव लेगी वर्ब अपनी, एवरी इनमेट के लिए आप गेट्स तो लगा ही नहीं सकते, आप इसके लिए शुड गेट तो लगा ही नहीं सकते, आप इसके लिए लगा सकते हो या तो गेट या पैसिव में लगा सकते हो बी गिवन, दोनों ही सही हैं। लेकिन बी गिवन इसलिए गलत है क्योंकि आर सब्जेक्टेड टू गलत है, तो इसको तो मैं अपना आंसर मानूंगा नहीं, तो मेरा आंसर क्या है? डी। समझ गए ना कैसे आया, वर्ड सब्जेक्ट टू ये आ गया इसके अंदर, और गेट आ गया प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड के अंदर, वर्ब का बेनिफिटिव, एवरी इनमेट गेट फेयर एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। तो इस तरह से ये आपका वाला बनने वाला था। दूसरे में स्पॉट द एरर है, मुरलीधरन हैड वाइट वॉश्ड genocide by not raising his voice against Sri Lankan state and justified the actions of own government by condoning them। दो एरर्स हैं इसमें, पहला ऑन से पहले पजेसिव आना चाहिए, तो जस्टिफाइड द एक्शंस ऑफ हिज ऑन गवर्नमेंट, हिज ऑन गवर्नमेंट, पहली चीज तो यहां पे हिज आनी चाहिए। दूसरा, आप राइज नहीं कर सकते हो अपनी वॉइस को, आप रेज कर सकते हो। राइज और रेज नाम की वर्ब्स में आपको कई बार मैंने डिफरेंस करके बताया है। रेज का मतलब होता है खड़ा करना, उठाना,
अगर आप कोई ऑब्जेक्ट दे रहे हो ना राइज या रेज वर्ब को, तो वो रेज वर्ब होगी, राइज वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती। यहाँ पे वॉइस को राइज किया गया, वो गलत हो गया, इसलिए मुझे रेज करना पड़ा। ठीक है ना, ये आपने मेरे साथ वर्ब वाले चैप्टर में अच्छे से सीखा है। रेज हिज वॉइस होना चाहिए, यहाँ पे हिज होना चाहिए। 2 एरर्स है। तीसरे में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स ट्रू मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब काउ समवन डाउन। ये आपने देखा है मेरे साथ, किसी को काउ डाउन का मतलब होता है करना, इंटिमिडेट करना, डराना, फ्राइटन करना, ताकि वो सबमिट कर दे, सरेंडर कर दे। सी आपका आंसर है। चलो ये सिंपल था, ये तो आपको आता होगा है ना, अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है तो। चौथा, बॉस ने मनीषा को ऑर्डर दिया कि वक्त पर अपना काम पूरा करे। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को यूज करके। तो मैं बोलूंगा द बॉस ऑर्डर्ड मनीषा दैट शी कंप्लीट करूं या कंप्लीट करूं, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड तो कंप्लीट, दैट शी कंप्लीट हर वर्क ऑन या इन टाइम। तो बॉस ने ऑर्डर किया मनीषा को कि अपना काम वक्त में पूरा करें। तो मनीषा के लिए शी के बाद में कंप्लीट आएगा, कंप्लीट्स नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ऑर्डर नाम की वर्ब पड़ी हुई है और दैट कंजंक्शन के बाद नया क्लॉज शुरू हो गया। तो ऐसे इसको आपको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश के अंदर। ऑन टाइम और इन टाइम दोनों एक ही बात है, ऐसा समझें। ऑन टाइम का मतलब है 5 बजे बोला तो 5 बजे पूरा हो जाना चाहिए। इन टाइम का मतलब है 5 बजे बोला तो 5 बजे से पहले पूरा हो जाना चाहिए। 3:30 बजे, 4 बजे, 4:15 बजे, 4:45 बजे। तो ऑन टाइम का मतलब क्या है, राइट 5 बजे। इन टाइम का मतलब है 5 बजे से पहले पहले। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो जरूर से उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको आपको लगता है इस कंटेंट की जरूरत है। आप एक लाइक दे देते हो ना, शेयर दे देते हो, उससे कंटेंट अपने आप पहुंच जाता है बहुत लोगों तक। चलिए मुलाकात लूंगा कल से फिर से किसी ऑडियो में, वीडियो में। साइनिंग आउट।